गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, हमें पूर्णतः विश्वास होगा कि आप लोग पूर्णतः स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग का पेपर भी बहुत ही नज़दीक है। तो इस वजह से आप लोग मन लगाकर स्टडी करिए और अच्छे मार्कों के साथ अपने रिजल्ट को लाइए। ठीक है। आज छात्रों बीएससी एजी 4 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है वो पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन पोल्ट्री ब्रीड्स और पोटेंशियल मतलब इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ छात्रों कि पोल्ट्री पक्षियों की क्षमता में ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, इनका कहाँ से उद्गम हुआ, इनकी उत्पत्ति हुई तो इस सब चीज़ों को जानने के लिए हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं छात्रों। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग अपना अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। मुर्गे की उत्पत्ति और इतिहास क्या है उसे हम आपको बतला रहे हैं छात्रों कि अधिकांश वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि दक्षिण पूर्व एशियाई रेड जंगल फाउल मुर्गियों का प्राथमिक जंगली पूर्वज हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए कि वैज्ञानिकों का एक सहमत थी कि ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई एरिया में रेड जंगल फाउल मुर्गियों का एक प्राथमिक जंगली वहाँ पे पूर्वज रहते थे। ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि इनका डीएनए अध्ययनों से पता चलता है कि लाल जंगल फावल में पीली त्वचा के लिए जीन की कमी होती है, इसीलिए यहाँ माना जाता है कि कुछ बिंदु पर भारत के ग्रे जंगल फावल के साथ संकरण हुआ, मतलब ब्रीडिंग हुई फिर उसके बाद इनके प्रजनन की प्रक्रिया मतलब विकास का उद्गम का शुरुआत हुआ जब वहाँ पे उनके साथ ब्रीडिंग हुई या प्रजनन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई तब वहाँ पे इनके एक तरीके से उत्पत्ति का स्रोत स्टार्ट हुआ। फिर भारतीय गेम वर्ल्ड और चीन के ब्रह्म की शारीरिक संरचना से ग्रे जंगल फाउल प्रभाव का भौतिक प्रमाण देती है। सुमात्रा नस्ल की पूंछ गड़ी श्रीलंका जंगल फावल के आनुवंशिक योगदान को इंगित करती है। मतलब वहाँ पे जो सुमात्रा नस्ल की पूंछ वाली एक प्रजाति का उद्गम हुआ, जब वहाँ पे संकरण हुआ उसके साथ या ब्रीडिंग का वर्क हुआ तो वहाँ पे सुमित्रा मतलब वहाँ के लोकल नाम के साथ नस्ल की एक प्रजाति का उद्गम हुआ, उत्पत्ति हुई। इसमें कोई संदेह नहीं कि ग्रीन जंगल फाउल ने भी आधुनिक मुर्गियों में योगदान अपना प्रदान किया है, क्योंकि कुछ ऐसे ही चीज़ों के योगदान से ही हमें नई नस्लों की विकास करने का अवसर मिलता है छात्रों। फिर उसके बाद रेड जंगल फाउल गैलेस इसे इंग्लिश में बोला जाता है छात्रों जहाँ पे मुर्गे की नस्लों की एक तरीके से उत्पत्ति हुई। आज के मुर्गे का वर्गीकरण इसकी प्राथमिक उत्पत्ति रेड जंगल फावल को पहचानता है। पालतू बनाने की प्रक्रिया संभवतः 7000 से 10,000 साल पहले दक्षिणी पूर्वी एशिया और ओशियाना में इसे एक तरीके से प्रजनन की प्रक्रिया उत्पत्ति हुई। फिर मुर्गियों का वितरण तेजी से हुआ और मानव खाद्य स्रोत के लिए प्रतिस्पर्धा या स्पर्धी हुई। बिना मांस और अंडे के प्रदान करने की उनकी क्षमता के कारण
व्यापक तरीके से वहाँ पे एक तरीके से इनका उद्गम हुआ, उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद लेकिन ऐसा माना जाता है कि मुर्गों की लड़ाई का खेल ही मुर्गियों के फैलाव का मुख्य कारण था। ये आप लोग छात्रों जो है ये जानते हैं कि पूर्वज में जब इनकी नस्लों को लाया गया तो वहाँ पे जो है जैसे जहाँ पे आदिवासी रहते थे इनके नस्लों को क्रॉस कराया जाता था रेड जंगल फाउल के जो है क्षेत्रों के अंतर्गत जो है, तो वहाँ पे जब इनका फैलाव मुर्गियों का हुआ तो वहाँ पे मुर्गियों का जो है एक खेल होता था, प्रतिस्पर्धा होती थी। फिर उसी में जो है मुर्गियों का एक तरीके से धीरे धीरे विकास हुआ जो है। फिर आराकाना जो मूल रूप से चिली के आराकेनिया क्षेत्र में पाया जाता है और भ्रम भी पैदा करता रहता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ प्री कोलंबियन था और मूल रूप से पोलिनेशिया का ये जो है एक तरीके से इस प्रजाति को संबोधित किया। फिर लेकिन डीएनए साक्ष्य इस सिद्धांत का जो है खंडन किया गया। वैज्ञानिकों ने जो है इस चीज को खंडन किया जो है कि सेब्राइट वैटम को 19वीं सदी की शुरुआत में सर जॉन सेब्राइट द्वारा विकसित किया गया था। यह ध्यान रखना था कि दिलचस्प है कि चार्ल्स डार्विन ने अपनी प्रजाति की उत्पत्ति को तैयार करने के लिए उस समय के कबूतर मुर्गी प्रजनकों के बड़े पैमाने पर उधार लिया था। मतलब किसी दूसरी जगह से उन्हें लाकर वहाँ पे जो है उधार के तौर पर लाकर जो है उनका एक प्रतिस्पर्धा करा के जो है तब नई नई नस्लों का उत्पत्ति हुई। फिर जो है सेब्राइट बैटम के विकासकर्ता पर सर जॉन सेब्राइट को अक्सर 19वीं सदी के मध्य में डार्विन द्वारा उद्धृत किया गया था। फिर उसके बाद हाइब्रिड बिछाने वाली मुर्गियों का एक तरीके से मतलब वहाँ पे उनके द्वारा जो है जो कबूतर और क्या कहते हैं मुर्गे की जो प्रजाति को उन्होंने उधार लिया, वहाँ पे फिर उन्होंने प्रतिस्पर्धा कराने के बाद जो है तब उसके साथ जो है ब्रीडिंग होने के बाद नई प्रजातियों की जो है उत्पत्ति हुई, जो कि हाइब्रिड बिछाने वाली मुर्गियों के नाम से जो है उसे लाया गया। हाइब्रिड लेयर्स का अधिकांश श्रेय 1926 में पायनियर हाइब्रिड सीड कार्न कंपनी के संस्थापक हेनरी ए वालेस को दिया जा सकता है। मकई में हासिल की गई सफलताओं ने वालेस को यह विश्वास दिलाया कि अंडे देने वाली मुर्गी के साथ भी समान लाभ प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि उस मुर्गी के पालने से जो है हमें सामान्य लाभ आय की भी जो है एक तरीके से उद्गम हो सकता है। फिर 1936 में वालेस ने आयोवा में अपने फार्म पर हाई लाइन पोल्ट्री जेनेटिक्स की जो है स्थापना की, जहां पे नई नई नस्लों की मुर्गियों का उद्गम किया गया। फिर उसके बाद 1944 में डेकार्बी सीड कार्न कंपनी ने अपनी स्वयं की हाइब्रिड परतों का विकास शुरू किया, जो विश्वविद्यालयों और अन्य हैचरियों ने अपनी हाइब्रिड परतों को अपनी लाइनें शुरू की, जिससे हमें वास्को वाइट और कैलिफोर्निया वाइट जो है एक तरीके से नस्लों को एक तरीके से मिला या विकास किया गया। फिर उसके बाद आज जो है हाइब्रिड लेयर जेनेटिक्स का अधिकांश हिस्सा कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा उसे केंद्रित किया गया, क्योंकि अगर हम नई नस्लों को अगर नहीं लाएंगे जो है तो हमें अंडे और मांस के लिए जो है अच्छी प्रजाति की जो है नस्लें नहीं मिल पाएंगी। फिर उसके बाद ये कंपनियां मूल स्टॉक का उत्पादन करती हैं, जिसे हैचरी चूजों के उत्पादन के लिए खरीदती है, जिन्हें वे उत्पादकों को बेचती भी है।
पोल्ट्री परियोजना के सदस्यों को इन कंपनियों से परिचित होना चाहिए और चूजों के आपूर्तिकर्ताओं से उनके पक्षियों की उत्पत्ति के बारे में पूछना भी चाहिए। तभी आपको जो है पता चलेगा जो है कि हमें किस तरीके के चूजों का क्रय किया जा रहा है और हमें पालने के लिए इस कंपनियों के थ्रू जो है हमें जो है दिया जा रहा है। फिर आगे चल के वो हमें किस नस्ल किसे जो है एक तरीके से ब्रीडिंग कराने से हमें किस तरीके की नस्ल मिल रही हैं, जब तक आपको जानकारी नहीं होगी छात्रों जो है तो आप उस चीज़ को जो है आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। फिर इन प्रमुख आपूर्ति जो है कर्ताओं में इसे शामिल किया गया। फिर मुर्गी पालन मतलब फिर उसके बाद जब इन नस्लों को लाया गया तो फिर उसे पालने की प्रक्रिया में उसे लाया गया तो उसे कहा गया जो है कि मुर्गी पालन जो है किया जाए। तब उन्होंने एक शब्दावली जो है प्रस्तुत किया कि मुर्गी पालन का एक उद्योग भी चलाया जा सकता है। मुर्गी पालन पशुपालन का एक रूप है जिसमें भोजन के लिए मांस या अंडे का उत्पादन करने के लिए मुर्गियों, बतखों, टर्की और गीज जैसे पालतू पक्षियों को पाला जाता है। मतलब उस मुर्गी पालन जैसे आप लोग पशुपालन करते हैं नई नई जो है नस्लों के गायों के साथ या नई जो है भैंसों के साथ जो है आप उसे पालते हैं, तभी आपको जो है वहाँ पे दूध का एक अर्निंग जो है आय की व्यवस्था होती है, जिससे आपकी अर्थव्यवस्था जो है अच्छी व्यवस्थित होके आपकी जीवन शैली अच्छी खासी सुधर जाती है। तो वैसे ही छात्रों जो है मुर्गी पालन भी जो है एक तरीके से पशुपालन का ही एक हिस्सा है, जहाँ पे मुर्गियों को, बतखों को, टर्की और गीज जैसे पालतू पशुओं को जो है रखकर पाला जाता है। मुर्गी पालन अधिकतर मुर्गियां बड़ी संख्या में पाली जाती हैं। प्रतिवर्ष 60 अरब से अधिक मुर्गियों को खाने के लिए मार दी भी जाती हैं, क्योंकि मांस के लिए एक तरीके से इन्हें जो है उपयोग किया जाता है। तो 60 अरब जो है कम से कम जो है मुर्गियों को ख़त्म भी किया जा सकता है। फिर अंडे के लिए पाली गई मुर्गियों को लेयर्स के रूप में जाना जाता है, जबकि मांस के लिए पाली गई मुर्गियों को बॉयलर कहा जाता है। इस बात का छात्रों ध्यान रखिएगा कि अगर हम अंडे के लिए जो है किसी मुर्गी को पाल रहे हैं जो है तो उसे हम लेयर्स कहेंगे, अगर हम मांस के लिए अगर उसे पाल रहे हैं तो उसे हम बॉयलर कहेंगे छात्रों जो है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी जो है परीक्षाओं में ये क्वेश्चन उठाया जाता है एनिमल हस्बेंड्री के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है। ठीक है, फिर जो है चिकन कॉप जो है ये भी मुर्गी के ही द्वारा जो है छात्रों क्या कहते हैं निकाला जाता है। चिकन कॉप या मुर्गी घर एक ऐसी संरचना है जहां मुर्गियों अन्य पक्षियों को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, फिर घर में घोंसले के बक्से और फर्चियां को भी हो सकती हैं। चिकन कॉप की बुनियादी ज़रूरत पर लंबे समय से विवाद चल ही रहा है, जिसे ताज़ी हवा स्कूल के रूप में जाना जाता है। मुर्गियों को अधिकतर कठोर होती हैं। फिर उसके बाद लेकिन कारावास, खराब वायु गुणवत्ता, अंधेरे के कारण उन्हें कमज़ोर किया जा सकता है। इसीलिए अत्यधिक हवादार खुले तरफा मुर्गी पालन की आवश्यकता होती है, जिसमें बाहरी परिस्थितियां भी शामिल हों। सर्दियों में मुर्गियां पालने वाले अन्य लोगों का मानना है कि बाहर के मौसम में उनके बीमार होने का खतरा जो है ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो बाहर के इन्वायरमेंट को जो है सहन नहीं कर पाते हैं, जिससे मुर्गियां बीमार होके जो है मर जाती हैं। तो फिर उन्हें वहीं पे जो है उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है उन्हें अनुकूल वातावरण आपको व्यवस्थित करना होगा, मैनेजमेंट करना होगा, तभी आप जो है मुर्गी पालन जो है कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन्हें नियंत्रित वातावरण वाले मुर्गी घर की ज़रूरत होती है। इसने मुर्गियों के 2 आवास डिजाइनों को जन्म दिया। व्यापक खुलेपन वाले ताज़ी हवा वाले घर, मुर्गियों और मौसम के बीच तार की जाली से
ज़्यादा कुछ नहीं यार, दरवाजे, खिड़कियां और हैच वाले बंद घर को अधिकांश वेंटिलेशन को जो है बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मुर्गी पालन जो है एक तरीके से आवास को बनाकर, स्ट्रक्चर को बनाकर, तभी आप मुर्गी पालन जो है अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप वेंटिलेशन नहीं रखेंगे, अच्छी हवा का व्यवस्था नहीं रखेंगे, तो आपके जो क्या कहते हैं चूजे हैं वो कमज़ोर होने के बाद जो है वो धीरे धीरे मर जाएंगे। फिर अंडे देने वाली मुर्गियां जो हैं, व्यापारिक मुर्गियां आमतौर पर 16 से 21 सप्ताह की उम्र में अंडे देना शुरू कर देती हैं। लगभग 25 सप्ताह की उम्र के बाद उत्पादन धीरे धीरे कम हो जाता है। मतलब जब वो 16 से 21 के सप्ताह के बीच में रहती हैं तो अंडे की उत्पादन प्रक्रिया उनकी ज़्यादा होती है। जब उनके सप्ताह धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं तो वो धीरे धीरे अंडे कम देना स्टार्ट कर दी और लास्ट में अंडे देना बंद कर देती हैं। फिर उसके बाद इसका मतलब यह है कि कई देशों में लगभग 72 सप्ताह की आयु तक झुंडों को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक माना जाता है और लगभग 12 महीने के अंडे उत्पादन के बाद उन्हें मार दिया जाता है। फिर मुर्गियां स्वाभाविक रूप से 6 या अधिक वर्षों तक जीवित रहती हैं। कुछ देशों में अंडे देने को फिर से सक्रिय करने के लिए मुर्गियों को बलपूर्वक जो है पिघलाया जाता है या जो है उन्हें मार दिया जाता है। फिर उसके बाद अंडे देने वाली प्रणालियों में पर्यावरणीय स्थितियां अक्सर स्वचालित रूप से नियंत्रित होती रहती हैं। उदाहरण के लिए 16 से 20 सप्ताह की उम्र में अंडे देने वाली शुरुआत के लिए प्रकाश चरण की अवधि को शुरू में बढ़ाया जाता है और फिर गर्मी के दिन की लंबाई की नकल की जाती है, जो मुर्गियों को पूरे वर्ष अंडे देने जारी रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। आमतौर पर अंडे का उत्पादन केवल गर्म महीनों में ज़्यादातर होता है। मुर्गी की कुछ व्यवहारिक नस्लें प्रति वर्ष 300 से अधिक अंडे दे सकती हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि मुर्गी की कुछ ऐसी भी नस्लें होती हैं जो सबसे ज़्यादा जो है अंडे जो है प्रोवाइड करती हैं। तो ये वजह है कि अगर आप मुर्गी पालन का व्यवसाय अगर आप छात्रों करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहाँ का जो आप जहाँ पे उसका स्ट्रक्चर आप आवरण बनाए हैं वहाँ पे उन्हें जो है ऐसी व्यवस्था दीजिए कि उन्हें पूरे दिन ये लगे जो है कि पूरे दिन जो है प्रकाश प्रपंच ही है। तभी मुर्गियां अच्छे तरीके से ग्रोथ करती हैं और उनका वेट बढ़ता है। तभी आपकी आय का अच्छा जो है व्यवस्था होता है छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।